हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, एकदम से दुरुस्त होंगे और तैयारी में लग गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपका जो सिलेबस का वेटेज इस बार बढ़ने वाला है। पिछली बार 30 क्वेश्चन थे, इस बार 50% का आपका वेटेज दिया गया है। यानी 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से आपका 50% आपके सिलेबस का रहेगा। और जैसा मैंने आपको आइडिया दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे आइडिया से भी बाहर की हैं, जैसे मैंने आइडिया दिया था आपको कि एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, रूबरू वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं। मुझे उम्मीद था कि कुछ टॉपिक्स वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कंप्लीट आपका एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस एज इट इज उठा के आपको दिया है। फिर भी एक बार टॉपिक लिस्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं। छोड़ने की बात करें तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा है कि जो इन्होंने छोड़ा। सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि सिलेबस को आगे पीछे कर दिया। जैसे फिजिक्स में एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको दिखाई देगा यूनिट एंड मेजरमेंट, इन्होंने 9वें नंबर पे कर दिया। फिर मोशन में आपका 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वो सारी चीजें। फोर्स में आपका जैसे फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटेशन को इन्होंने अलग निकाल दिया। उसके अलावा वर्क एनर्जी पावर का आपका, साउंड का और वर्क एनर्जी, एक बार इन्होंने यहाँ वर्क लिखा और दोबारा से यहाँ वर्क एनर्जी पावर लिखा है। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें, यानी कि आपका कंप्लीट ऑप्टिक्स हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट दोनों इंक्लूड है आपके पास। मोशन का डिटेल लिखना चाहिए था, इन्होंने काइनेमेटिक्स वर्ड यहां लिख दिया है। तो ये जो सिलेबस दिया गया है सिर्फ इसको मिसमैनेज किया गया, बाकी सब चीजें आपको वही दी गई हैं। सोर्स एंड एनर्जी आपके पास, या सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, ये क्लास 10th का उठा के दिया है। ये आपका 11th 12th में इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन्होंने कह दिया न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब आपका चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। एटम एंड न्यूक्लियर इसके अंदर आपको दे दिया है। न्यूक्लियर फिजिक्स भी लिख दिया इन्होंने, मॉडर्न फिजिक्स भी लिख दिया, यानी कि आपका जो ड्यूल नेचर वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि आपका सेमीकंडक्टर भी इसके अंदर आएगा आपके पास, सेमीकंडक्टर का चैप्टर। यहां साउंड लिख दिया, तो आप ये चीज मान के चलिए कि वेव भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद इन्होंने अलग से ऑसिलेशन एंड वेव यहां पे मेंशन कर दिया है। रोटेशनल डायनेमिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से ये आपको दिया जाता है। एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब मैंने सिलेबस बताया तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड है या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये तो आता ही नहीं एग्जाम में। तो ये देख लो भाई आपके सामने, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको दिया गया है। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट आपका, इंक्लूडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। यानी साफ शब्दों में मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपके पास। और एक पार्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको दे रखा है, ये आपका 10th क्लास से लिया गया है। तो जो आप उम्मीद करके चल रहे थे कि 9th एंड 10th का सिलेबस टीजीटी लेवल पे, वो सरासर गलत है। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके सिमिलर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा के अपना स्टार्ट कर दीजिए। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये आप सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बेटर होगा आपके लिए। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2 सेगमेंट आपको दिए गए हैं। बोटनी अलग से दे दिया है, जूलॉजी अलग से। यानी कि जैसे आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है नीट का, सिमिलर आपके पास यही एग्जाम पैटर्न यहां देखने को मिल रहा है। नीट में भी आपके पास सेगमेंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, और 2 सेगमेंट आपके इसके बायोलॉजी के होते हैं, बोटनी अलग से, जूलॉजी अलग से। सेम आपका एग्जाम पैटर्न है, तो ये उम्मीद भी आप लगा के चलिए कि आपका एग्जाम का लेवल भी वही होगा। ठीक है, जो पेड क्लास में है उनको मैंने पहले बता दिया था कि कौन सी बुक आपको लेनी है। यहां से अभी मैंने एग्जाम का नाम बता दिया, बाकी आप समझदार हैं। तो यहां भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो वही आपका 11th का और 12th क्लास का आपको सिलेबस दिया गया है। 11th और 12th क्लास का इसमें भी है और इसमें भी है आपका। अब यहां बात आती है कि यार सर एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा? नहीं, अकेले एनसीईआरटी से आप उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी प्लस मैंने जो 2 एग्जाम बताए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप निकालना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के आप कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे।
तो एनसीईआरटी प्लस अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका काम कंप्लीट हो सकता है। 100% ना सी आप 60-70% इन दोनों को मिला के अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी का और केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो डिटो आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। फिजिक्स की बात करूं तो डिटो इन एग्जाम में से रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो ये सिलेबस का आपका जो पैटर्न मैं बता रहा हूं साइंस का, तो सिलेबस का पैटर्न आपके पास नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो लगभग आपके पास कितने रहेंगे, 50। इसमें एक चीज बताई गई है कि जो सिलेबस का आपको जो दिया गया है यहां से, द वेटेज एज मेंशन अगेंस्ट दिस सिलेबस इज टेंटेटिव मे वेरी, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश आप मत मान के चलिए। जैसे आज इंटरव्यू में बताया गया था 70% तक का आपका सिलेबस देंगे, 70 ना से इन्होंने ये आपका कर दिया है, कहां तक का, आपका 50% कर दिया है। एक और चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, क्या बेनिफिशियल होगा। आपके सिलेबस में 15% दे रखा है ईवीएस का सेगमेंट, तो वो ईवीएस सेगमेंट आपकी ये जो 11th क्लास की केमिस्ट्री उसमें भी इन्वायरमेंट का है, और जो आपका बायोलॉजी है उसमें भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स इसमें मेंशन किए गए हैं। तो जब आप एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री का और आपका बायोलॉजी का, तो ईवीएस का लगभग 80 to 90% पार्ट उसी में कवर हो जाएगा। तो ये चीज आप साथ में, ये आपके लिए एडवांटेज है। तो सिलेबस आपके पास ईवीएस का जो सेगमेंट है आई थिंक वो आपका 10% है ये, और आपके पास इधर मैं बात करूं 10% या आई थिंक 10 है या 15 है, एक बार देख लेते हैं। ईवीएस का सेगमेंट आपको कितना दिया गया है, 10% आपको दिया गया है। तो एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस दिया गया है वो 50% प्लस 10% आपको दिया गया है, तो ये कितना हो गया आपके पास 60%। साथ में आपका 15% जो दिया गया है सब्जेक्ट पेडागोजी या सब्जेक्ट लर्निंग से रिलेटेड दिया गया है, जो पहले बहुत ज्यादा नहीं आता था वो इस बार आपको दिया गया है। सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपको याद करनी है यहाँ से, और जो चाइल्ड पेडागोजी और इस तरीके का जो आपका रहता है सीडीपी टाइप जो आपका सिलेबस है, टीचिंग का लर्निंग से रिलेटेड ये वाला पार्ट, तो 15% ये, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखते हो तो 50 प्लस 10 प्लस आपके पास 15, तो ये हो गया आपके पास लगभग 75 आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। आपके पास क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज मैं कहूंगा, जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन दिया था उनके लिए एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि डिसएडवांटेज, क्योंकि वो सिलेबस तैयार कर चुके थे रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का। तो आपके ये जो सिलेबस है ये सिलेबस यहां से हटा दिए गए हैं। अब जो नया तैयारी करने वाला है वो और जो पुरानी जो तैयारी कर रहे थे वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। बस थोड़ा सा एडवांटेज उनको 20% का जो आपका हरियाणा जीके है उसमें एडवांटेज रहने वाला है, और 20% हरियाणा जीके में से भी आप ये मान सकते हैं कि लगभग 10 से 12% जो पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूं या हरियाणा जीके के 20 की मैं बात करूं तो इसमें से 60% आपका करंट अफेयर आएगा, हरियाणा करंट अफेयर, और ये आपको 6 मंथ का तो एटलीस्ट करना ही करना है। ये चीज आपको ध्यान रहे। तो आपने सिलेबस में क्या देखा, आपका एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 आपका जो सब्जेक्ट का कोर सब्जेक्ट का सिलेबस है, ईवीएस का सेगमेंट आपका एनसीईआरटी जो 11 12 करोगे उसी में कवर हो जाएगा, अलग से उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपकी मैं बात करूं, हरियाणा जीके का वेटेज 20% रह गया है, जिसमें मैक्सिमम आपका करंट अफेयर आने वाला है। उसके बाद आपका जो 15% का जो आपका वेटेज है, पूरे पेपर का 15% का वेटेज सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड है, तो वो आपका एडिशनल इस बार दिखाई दे रहा है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि सिलेबस में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।